नमस्कार। आज हम एक तरह से इतिहास के जासूस बनने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि हजारों साल पहले जो लोग रहते थे, उनके राज खोलने में किताबें और कब्रें जैसे सुराग हमारी मदद कैसे करते हैं। तो सवाल ये है कि हम 3,500 साल पहले के लोगों के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? मतलब सोचिए, न कोई कागज था लिखने के लिए, न ही आज की तरह कोई डिजिटल रिकॉर्ड। इसका जवाब छिपा है उनके छोड़े हुए सुरागों में। देखिए, इतिहास को समझना भी एक तरह की जासूसी ही है, जहां हर मिली हुई चीज एक अहम सबूत बन सकती है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले सुराग की। ये है एक बहुत ही पुरानी, बल्कि कह सकते हैं एक प्राचीन किताब। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये दुनिया के सबसे पुराने साहित्यिक स्रोतों में से एक मानी जाती है। ये है ऋग्वेद, जो 4 वेद हैं, उनमें ये सबसे पुराना है। इसकी रचना आज से लगभग 3,500 साल पहले हुई थी वैदिक संस्कृत में, जो कि संस्कृत का ही एक बहुत पुराना रूप है। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये भोजपत्र पर लिखी एक पांडुलिपि की है। उस दौर की एक बहुत ही दुर्लभ झलक मिलती है इससे। तो सवाल ये है कि ऋग्वेद आखिर है क्या? देखिए, ये असल में 1,000 से भी ज्यादा भजनों का एक संग्रह है, जिन्हें सूक्त कहते हैं, जिसका मतलब होता है अच्छी तरह से कहा गया है। और ये भजन उस समय के जो मुख्य देवी देवता थे, जैसे अग्नि, इंद्र और सोम, उनकी स्तुति में गाए जाते थे। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि सदियों तक ऋग्वेद को लिखा ही नहीं गया था, इसे बस सुना और सुनाया जाता था। गुरु अपने शिष्यों को इसे सुनाते थे और शिष्य रट कर इसे याद कर लेते थे। और इसी तरह ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। इसको लिखा और छापा तो बस कुछ 100 साल पहले ही गया है। हाँ, पर अब एक सवाल जरूर मन में आता है। भाई, ये तो सब धार्मिक भजन है ना? तो फिर इतिहासकार इनसे उस समय के समाज, उस समय की जिंदगी के बारे में पता कैसे लगा लेते हैं? इसका जवाब ये है कि इतिहासकार सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। जैसे विश्वामित्र ऋषि का ये एक भजन है, जिसमें वो नदियों से बात कर रहे हैं। वो नदियों की तुलना 2 तेज घोड़ों से और अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 चमकती गायों से करते हैं। अब इससे साफ साफ पता चलता है कि उस समाज में घोड़ों और गायों की कितनी ज्यादा अहमियत थी। तो इन भजनों को पढ़कर हमें उस समय की एक तस्वीर मिलती है। पता चलता है कि समाज में मवेशियों, घोड़ों और रथों की बहुत अहमियत थी। लड़ाइयाँ भी अक्सर जमीन, पानी और इन्हीं मवेशियों के लिए होती थीं। जो नेता होते थे, जिन्हें राजा कहा जाता था, वो कोई महलों में रहने वाले राजा नहीं, बल्कि कुशल योद्धा हुआ करते थे। उस समय कोई नियमित सेना भी नहीं होती थी, बल्कि लोग सभाओं में मिलकर युद्ध और शांति जैसे मामलों पर चर्चा करते थे। और समाज मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में बटा था। एक थे पुजारी, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, और दूसरे थे आम लोग, जिन्हें जन या विश कहते थे। अच्छा, तो ये तो हुई किताब की बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ। और ये सुराग बिल्कुल अलग है और हमें उपमहाद्वीप के एक दूसरे ही हिस्से में ले जाता है। जरा इन बड़े बड़े पत्थरों को देखिए। इनको कहते हैं महापाषाण, या अंग्रेजी में मेगालिथ्स, जिसका मतलब ही होता है बड़ा पत्थर। आज से करीब 3,000 साल पहले लोग ऐसे ही बड़े पत्थरों का इस्तेमाल कब्रों को चिन्हित करने के लिए, मतलब एक निशान बनाने के लिए करते थे। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि जिस समय भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में ऋग्वेद के भजन रचे जा रहे थे, लगभग उसी समय दक्षिण में, दक्कन में और उत्तर पूर्व में एक बिल्कुल अलग कहानी गढ़ी जा रही थी। पर यह कहानी शब्दों से नहीं, बल्कि पत्थरों से लिखी जा रही थी। तो इन कब्रों के अंदर क्या था? जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की, तो उन्हें लोहे के औजार और हथियार मिले, जैसे कि खंजर, कुल्हाड़ियाँ। ये चीज़ें हमें उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं। तो इन कब्रों से हमें एक पूरी कहानी पता चलती है। यहाँ मृतकों को खास तरह के काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। साथ में लोहे के औजार और हथियार भी होते थे। कुछ कब्रों में तो घोड़ों के कंकाल और सोने के गहने तक मिले हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन लोगों ने अपने पीछे कोई किताब, कोई भी लिखा हुआ सबूत नहीं छोड़ा। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या उस समाज में सभी लोगों को एक ही तरह से दफनाया जाता था? क्या सबकी कब्रें एक जैसी होती थी? चलिए देखते हैं सबूत क्या कहते हैं। 33 ये सिर्फ एक नंबर है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है?
तो हुआ ये कि ब्रह्मगिरी नाम की एक जगह पर एक कंकाल मिला जिसके साथ 33 सोने के मोती दफनाए गए थे और भी चीजें थीं, जबकि बाकी दूसरी कब्रों में किसी के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही थे। अब ये जो फर्क है, ये साफ साफ दिखाता है कि समाज में बराबरी नहीं थी। कुछ लोग अमीर थे, शायद सरदार या मुखिया, और कुछ लोग आम या गरीब थे। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग तरह के सुराग हैं। एक तरफ एक किताब और दूसरी तरफ ये पत्थर की कब्रें। चलिए अब इन दोनों टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। अगर हम इन दोनों सुरागों की तुलना करें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक तरफ है ऋग्वेद, जो करीब 3500 साल पुराना है। इसमें हमें मौखिक भजन, रथ और योद्धा राजाओं के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ हैं ये महापाषाण कब्रें, जो करीब 3000 साल पुरानी हैं। इनसे हमें कंकाल, बर्तन और सबसे जरूरी लोहे के औजारों और हथियारों के बारे में जानकारी मिलती है। ये हमें एक ऐसे समाज का संकेत देती हैं जहां शायद मुखिया और उनके अनुयायी हुआ करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इतिहास कोई एक सीधी साधी कहानी नहीं होती। ये एक पहेली की तरह है, जिसके अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर हमें पूरी कहानी समझनी पड़ती है। ये दो सुराग, ये किताब और ये कब्रें हमें प्राचीन भारत में रहने वाले दो अलग अलग तरह के लोगों और उनके समाज की झलक दिखाती है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये किताबें और कब्रें, ये उन लोगों की कहानियां हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। जरा सोचिए, आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के लोग हमारे समय को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे आज के डिजिटल रिकॉर्ड, हमारे शहर, हमारी चीजें, वो सब मिलकर उनके लिए कौन सी कहानियां कह रही होंगी।